तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2 आयुष्कामी अध्याय का। आयुष्कामी अध्याय का पार्ट 2 में सबसे पहले है दोष क्या है, उनके गुण व शरीर में उनके स्थान व काल। तो ये आप याद कर सकते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासत। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासत। ये आपको वायु पित्त और कफ ये 3 दोष हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछा जाए कि कफ, पित्त और वात, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हम एक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, पंच महाभूत में आकाश तत्व अवकाश के रूप में शरीर में रहता है। मतलब जो भी खाली स्पेस है हमारे शरीर में, वह आकाश तत्व है। और पृथ्वी तत्व आधार स्वरूप, अतः ये दोनों निष्क्रिय हैं। मतलब पृथ्वी तत्व जो भी है हमारे, जो भी है वो आधार है हमारी बॉडी का। जो भी हमारी बोन्स हैं, जो भी हमारी मसल्स हैं, ये सब पृथ्वी तत्व है। अर्थात इन दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। इसलिए जलत्व कफ है, अग्नि तत्व पित्त है और वायु तत्व ही वात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज जलत्व है वह कफ है, और जो भी चीज अग्नि पित्त है, अग्नि तत्व है, वह पित्त है, और जो वायु तत्व है वह वात है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, वाग्भट ने सुश्रुत द्वारा रक्त को दोष माना है, दोष मानना खंडन किया है। सुश्रुत ने रक्त को दोष माना था, लेकिन वाग्भट ने उसका खंडन किया है और आम को दोष माना है। तो ये AIA PGT के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि वात पित्त कफ का नाम केवल दोष ही नहीं, अपितु इन्हें धातु तथा मल भी कहा गया है। जब ये शरीर को रुग्ण, विकृत या दूषित करते हैं, मतलब जब आपको रोगी बनाते हैं, विकृत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब ये दोष कहे जाते हैं। जब ये मानव को स्वस्थ रखते हैं तब धातु, और जब ये शरीर को मलिन करते हैं तब इन्हें मल कहा जाता है। मलिन करते हैं मतलब, देखो, विकृत होना भी बढ़ना होता है, मलिन में भी बढ़ते हैं, लेकिन ये मलिन, मल इन्हें तब कहा जाता है जब इनकी वजह से मल मल की वृद्धि हो रही हो या मल का क्षय हो रहा हो, तो इन्हें कहेंगे मल। अब दोषों के स्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। दोषों के स्थानों में आपको ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको रटना भी पड़ेगा। ये ते व्यापिनो अपि हनाभ्यो मध्यो ध्वर संश्रय। मतलब नाभि के निचले भाग में वायु, अगर ये हमारा ट्रंक है और ये हमारी नाभि है, तो नाभि के निचले भाग में वात रहता है। नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में यहाँ पे आपको पित्त मिलेगा, और हृदय के ऊपरी भाग में यहाँ कफ मिलेगा। तो सबसे ऊपर कफ, पित्त और वात, ऐसे करके हमारा ये चलता है। तो आपको ये नाभि के निचले भाग में वायु, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त, हृदय के ऊपरी भाग में कफ। फिर अगर दोषों के काल की बात करें, तो दोषों के काल ये भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो वृद्धावस्था की बात करें, तो वृद्धावस्था और भुक्त का अंतिम काल। भुक्त मतलब खाने के अंतिम काल, खाने के बहुत देर के पश्चात भी कह सकते हैं हम। दिन का अंतिम भाग और रात्रि का अंतिम भाग, जो भी अंतिम अंतिम भाग में होगा वहां वात का प्रकोप होगा। अंतिम भाग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 से 6 PM, 2 से 6 AM। मध्य अवस्था, भुक्त का मध्यम काल, दिन व रात्रि का मध्य भाग पित्त के प्रकोप का होता है। 10 बजे से 2 बजे तक सुबह और 10 बजे से 2 बजे तक रात में, ये पित्त के प्रकोप का होता है। आप देख भी सकते हैं मध्य अवस्था में लोगों को कैसी बीमारियां होती हैं, जैसे पेट के विकार ज़्यादा होते हैं, कहते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे अल्सर हो गए हैं, पेप्टिक अल्सर। वृद्धावस्था में वात के ज़्यादा होते हैं, जैसे अस्थिवात हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाती है। ये सब वात के प्रकोप होने की वजह से सारे रोग होते हैं। युवा अवस्था में और भुक्त का आदि काल, मतलब भुक्त के जैसे जस्ट खाने के बाद कौन किसका प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है। दिन व रात्रि का प्रथम भाग, 6 से 10 AM, 6 से 10 PM। युवा अवस्था में आपको कैसे कैसे रोग देखने को मिलते हैं, जैसे आपको कफ देखने को मिलता है बच्चों में, आपको राइनाइटिस देखने को मिलता है, टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। ये सब कफ के इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। अब हम देखते हैं दोषों का अग्नि पर प्रभाव। ये थोड़ा मल्टीपल चॉइस में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। वात के प्रकोप होने से अग्नि विषम हो जाती है, पित्त के प्रकोप होने से अग्नि तीक्ष्ण होती है, कफ के प्रकोप होने से अग्नि मंद होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अग्नि मंद है तो कफ का प्रकोप हो गया है, अग्नि तीक्ष्ण है तो पित्त का प्रकोप हो गया है।
अगर हम बात करें दोषों का कोष्ठ के प्रभाव के बारे में, तो वात से क्रूर हो जाता है, पित्त से मृदु होता है, कफ से मध्यम होता है, तीनों दोषों के सम रहने से मध्यम रहता है कोष्ठ। फिर दोषों के गुण बताए गए हैं। दोषों के गुण ये जो है, ये श्लोक आपको रटना ही है, लेकिन इसमें ये जो डिटेल्ड है वो क्रिया शरीर में बताया गया है। यहाँ पे फॉर जस्ट आपको ये श्लोक रट लेने हैं और इनका मतलब समझ लेना है। तत्व रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चल अनिल, ये बात का श्लोक है। जो रुक्ष है, जो ड्राई है, जो लघु है, जो हल्का है, जो शीत है, जो ड्राई है, जो छोटा है, जो चलने वाला है, चल अनिल, ठीक है, वो वात है। वायु अणुष्ण शीत है, मतलब ना ही ठंडा होता है छूने में, ना ही गर्म होता है। यहाँ पे भले ही ठंडा बोला गया है, लेकिन अगर आप बोलें कि उसका स्पर्श कैसा होता है, तो वो अणुष्ण शीत होता है, अर्थात ना ये गर्म है और ना शीतल। शास्त्रों में इसे योगवाही कहा गया है, योगवाही। पित्तम साइष्णे तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, मतलब साइष्णे का अर्थ है थोड़ा स्नेह युक्त, समझ रहे। विस्त्रम का मतलब है आम गंध वाला, मतलब जिनके पसीनों में बहुत बदबू आती है, पित्त प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें बहुत बदबू आती है, उस बदबू को हम बोलते हैं विश्रम। तीक्ष्ण मतलब इंग्लिश में अगर बोलें तो पेनेट्रेटिंग, तीक्ष्ण। उष्ण बोलते हैं गर्म को, लघु बोलते हैं हल्के को, सरम द्रवम, जो द्रव की तरह बहता है उसे द्रवम बोलते हैं। कफ के बारे में अगर हम बात करें, तो कफ स्निग्ध चिपचिपा होता है, मतलब जिसमें स्नेह हो। शीत होता है, ठंडा होता है। गुरु मंद भारी होता है, मंद होता है मतलब हल्का होता है। स्वलक्षण मृतस्ना, मृतस्ना मतलब मिट्टी जैसा, स्थिर होता है। और कफ, इसे बोलते हैं स्थिरा कफ, मतलब स्थिर मतलब ये एक जगह स्थिर रहता है, ना ही ज्यादा बहता है, जैसे वात था चल अनिल, इधर से उधर बहता है। कफ स्थिर रहता है। मृतस्ना मिट्टी, चिकनी मिट्टी जैसा, पिछलता भी बोलते हैं मृतस्ना को। फिर हम आ जाते हैं अपने संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वि त्रि क्षय कोपता। इसमें संसर्ग जो है, अगर हम बात करें, तो दो दोषों का एक साथ वृद्धि या क्षय होना संसर्ग कहा जाता है। अगर वात और पित्त एक साथ बढ़ जाएं, वात और पित्त एक साथ बढ़ जाएं, तो संसर्ग कहा जाएगा। और अगर वात, पित्त और कफ एक साथ घट घट या बढ़ जाएं, तो इसे सन्निपात कहा जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्री क्षय कोपता, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर अब हम बात करते हैं शब्द धातु और मलों के बारे में। तो शब्द धातु क्या होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातु कहे जाते हैं। रस मतलब ब्लड, रस मतलब जो हमारा लिम्फ होता है उसे रस की उपाधि दी गई है। रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब मसल, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन्स, मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र मतलब स्पर्म। और ये इसका है रसशृंग माश मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्तदूष्यम मला मूत्र। शक्रत, शक्रत जो यहाँ पे कहा जाता है, शक्रत जिसे के यहाँ पे कहा जाता है वो होता है फीसिस को यहाँ पे शक्रत कहा जाता है। शक्रत जो यहाँ पे फीसिस को कहा जाता है। और मलों का वर्णन ऐसे किया गया है, मूत्र, श्वेद, पुरीष आदि मल कहे जाते हैं। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन, देखिए गर्भ प्रकृति, दोष से ही गर्भ प्रकृति का वर्णन हो जाता है। गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता में उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों दोषों के अनुसार क्रमश गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं। अगर वात दोष की अधिकता है तो हीन प्रकृति होती है, पित्त दोष की अधिकता है तो मध्यम प्रकृति होती है, और कफ दोष की अधिकता है तो उत्तम प्रकृति होती है। द्विदोष प्रकृति निंदनीय है। ये आपको लग रहा होगा हीन और निंदनीय में क्या अंतर है, लेकिन आपको हीन समझना है सबसे कम, निंदनीय मतलब निंदनीय है मतलब ठीक ठाक है। और त्रिदोषज जो है वो श्रेष्ठ होती है। त्रिदोषज मतलब वात पित्त कफ तीनों के गुण जिसमें मिलते हैं वह श्रेष्ठ प्रकृति होती है। 7 धातुओं के अगर मल के बारे में हम बात करें,